अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ साइमा नवाज़ और आप देख रहे हैं आवाज़ उर्दू। जंग सितंबर यौम दिफा हमारी तारीख का वो दिन जब पाक धरती के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क का दिफा किया। इन्हीं अजीम शहीदों में मेजर अजीज़ भट्टी का नाम सुनहरे हरूफ में दर्ज है। पाकिस्तान टेलीविज़न पर इनकी ज़िंदगी और शहादत पर बनने वाले ड्रामे ने लोगों के दिलों को गरमा दिया और उनके किरदार को अमर कर दिया। इस किरदार को अदा करने वाले फ़नकार नासिर शिराज़ी आज भी लोगों के दिलों में मेजर अजीज़ भट्टी के तौर पर ज़िंदा है। नासिर शिराज़ी जो हैं वो सीनियर सहाफ़ी हैं और उन्होंने बहुत से टॉक शो जो है उनको उनकी मेज़बानी अदा की है। आज भी वो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं, कॉलम निगार हैं। आइए इनसे सुनते हैं वो यादें, वो कुर्बानियाँ, वो जज्बात जो आज भी हमें वतन से मोहब्बत का पैगाम देती है। नासिर शिराज़ी साहब। बहुत शुक्रिया साइमा। देखिए 6 सितंबर जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक सुनहरा बाब है जिसे गाज़ियान पाकिस्तान ने और शहीदान वतन ने अपने लहू से लिखा है। ये तारीख़ हमेशा हमें याद रहेगी, हमारी आने वाली नस्लों के लहू को गरमाती रहेगी। 6 सितंबर 1965 वो यादगार दिन है, यानी हम आप तो उस ज़माने में नहीं थे, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं वो ये कहते हैं कि इसकी अहमियत ये है कि इंडिया जो हमसे एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी इकॉनमी हर ज़माने में रही है और एक बहुत बड़ी फ़ौज थी, इन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक को कभी भी दिल से कबूल नहीं किया था और क़याम पाकिस्तान के बाद से ऑनवर्ड वो हमेशा हमें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें करते रहे। 1948 में कश्मीर पर हमला हुआ, 1962 में रन ऑफ कच्छ की वॉर शुरू की इंडिया ने और उसको हजीमत का सामना करना पड़ा, उसे शिकस्त फाश हुई। इसी तरह एक बहुत बड़ी तैयारी के बाद 1965 में 6 सितंबर को जब रात आधे से ज़्यादा बीत चुकी थी, बिफोर फर्स्ट लाइट इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। ये अटैक लाहौर बॉर्डर पे हुआ था और लाहौर की अहमियत ये है कि उस ज़माने में 1 यूनिट था। ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा था और वेस्ट पाकिस्तान कराची से खैबर तक दूसरा सूबा था और लाहौर मगरबी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। तो लाहौर के महाज की ये बहुत ज़्यादा अहमियत थी। यहाँ पे अटैक हुआ था। इस अटैक को पहली मर्तबा जिन्होंने रोका वो थे कैप्टन शफकत बलोच और चंद घंटे के बाद फिर मेजर अजीज़ भट्टी इस महाज पे आते हैं और उनकी यूनिट, उनकी कंपनियां जो हैं वो दिफा पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करती हैं। 6 सितंबर में जो टर्निंग पॉइंट है मैं समझता हूँ वो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान की वो तकरीर है जो सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब रेडियो से नशर हुई। उस ज़माने में टीवी तो इतना नहीं था फ़ाल, तो रेडियो पाकिस्तान जो था वो घर घर मौजूद था। तो अयूब ख़ान साहब की तकरीर के जो लफ्ज़ हैं उन्होंने लहू गरमा दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन ने लाहौर के शहरियों का इम्तहान लेने का फ़ैसला किया है और पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश नहीं हो जाती हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस तकरीर का नशर होना था कि पूरे पाकिस्तान में जैसे करंट दौड़ गया। लोग जोश और जज्बे के साथ घरों से निकल आए, अफवाज पाकिस्तान के हक़ में नारे बुलंद हुए, दुश्मन को शिकस्त देने के अज़्म का इजहार हुआ और ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान के अफसर व जवान या सिविल सोसाइटी के नौजवान नहीं थे, इसमें मर्द, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है। मैं समझता हूँ कि ख़वातीन ने अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने घरों के सरबराहों को जिस शान से रुखसत किया वो हौसले की, अज़्म हिम्मत की एक अजीम दास्तान है। और फिर जब उनके जिगर गोशे गाजी बन के लौटे या शहीद हो के वापस आए तो भी उनका आज़म, हिम्मत और इस्तक़लाल देखने के काबिल था। लाहौर की बहुत अहमियत थी। खुदा न खास्ता जो इंडिया का आज़म था, उनका प्रोग्राम ये था कि वो लाहौर को फ़तह करेंगे और उनके जर्नैलों के, उनकी जो सिविल क़यादत थी, उनका प्रोग्राम ये था कि वो लाहौर को फ़तह करने के बाद लाहौर के जिम खाना में आएंगे और यहाँ एक दूसरे के जामे सेहत और फ़तह का जश्न मनाएंगे। ये ख्वाब उनका उस ज़माने में भी अधूरा रहा और ऑनवर्ड उसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की जितनी कोशिशें की उनको मुँह की खानी पड़ी। नासिर शिराज़ी साहब, मुझे ये बताइएगा कि 65 की जंग में पाकिस्तान भारत की ताकत का तवाज़ुन क्या था?
देखिए जी, भारत एक बड़ा मुल्क है, रकबा ज़्यादा है, उसकी फ़ौज ज़्यादा है, उसके पास इक्विपमेंट ज़्यादा था। और हमारी प्रॉब्लम ये थी कि ये 1000 मील लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान का। यानी इधर लाहौर में वाघा के साथ से बॉर्डर शुरू होता है और कराची के साहिल तक। तो हमारे पास तो इतनी ज़्यादा फ़ौज नहीं थी। और दूसरी बात है कि 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 2 जंगें भारत के साथ हम कर चुके थे अपने दिफा की खातिर, जिसमें कश्मीर की जंग है और फिर रन ऑफ कच्छ की, जिसका मैंने जिक्र किया। तो हमारी फ़ौज जो थी वो ओवर स्ट्रेच थी, बॉर्डर लंबा था, नफरी कम थी, इक्विपमेंट भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था और कोई बहुत ज़्यादा जो है मॉडर्न भी नहीं था। भारत के पास चूँकि इकानमी बड़ी थी, उसके पास तिजारत थी, उसके पास पैसा था, उसने हमसे बेहतर असला ख़रीद के जमा कर रखा था और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ताकत का तवाज़न जो है वो भारत के हक़ में था। और जहाँ तक मैन पावर की तादाद है या उसका तवाज़न अगर हम देखें तो 1 और 5 की रेशो थी और बाज़ मामलात में 1 और 3 की रेशो थी। तो इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था। और यही हाल एयरफोर्स के मामले में था। भारत के पास जहाज़ ज़्यादा थे, उसमें बम्बार भी थे, उसमें फ़ाइटर भी थे। इसी तरह उनकी नेवी जो थी उसमें जो इक्विपमेंट और जो जहाज़ों की तादाद थी वो हमारी निस्बत ज़्यादा थी। लेकिन इतने बड़े दुश्मन के अटैक का जिस तरह हमने मुकाबला किया वो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कारनामा है। जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, वॉर हिस्ट्री, जो मुख्तलिफ मिलिट्री एकेडमीज़ में पढ़ाई जाती है, उसमें जंग सितंबर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुई वो एक सब्जेक्ट के तौर पर ली जाती है और उस पर एनालिसिस जो हैं वो सामने आए और लोग उसको स्टडी करते हैं। और वॉर टैक्टिक्स जब डिस्कस होते हैं तो उसमें तमाम जंगें डिस्कस होती हैं, जिसमें पहली जंग अज़ीम है, दूसरी जंग अज़ीम है, फिर पाकिस्तान भारत की जंग है, फिर जब इसराइल ने हमला किया तो अरब इसराइल जंग है, इस तरह और दूसरी जंगें भी हैं। अच्छा, नासिर शिराजी साहब, मुझे ये बताइएगा, मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का किरदार निभाते हुए कोई यादगार लम्हा? देखिए, मेजर अजीज़ भट्टी जो थे, पहले तो उनकी शख्सियत को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो शख्सियत क्या थे। मैं मिलिट्री एकेडमी से शुरू करूँगा कि जब वो पास आउट होते हैं तो उस ज़माने में 3 बड़े एजाज़ दिए जाते थे। एक तो था कि बेस्ट इन स्टडीज़, और एक था बेस्ट इन फ़िज़िकल ट्रेनिंग, और तीसरा एजाज़ होता था बेस्ट ऑलराउंड कैडेट। तो ये 3 एजाज़ थे। एक था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्ट्रिक, दूसरा था नॉर्मन गोल्ड मेडल, और तीसरा था सोर्ड ऑफ ऑनर। तो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का आप देखें किरदार, उनकी हिम्मत और उनकी मेहनत, कि जब वो पास आउट हुए तो उन्होंने ये तीनों एजाज़ जीते। ये पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की तारीख़ में एक रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है, और दुनिया की जितनी मिलिट्री एकेडमीज़ हैं उस हवाले से भी एक रिकॉर्ड है कि किसी कैडेट ने किसी एकेडमी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के उस दौर के तमाम एजाज़ात नहीं जीते। तो एक तो ये पहलू है उनकी कॉम्पिटेंसी का। एक पहलू है बहसियत ह्यूमन बींग, कि वो इंसान कैसे थे। उनके बारे में उनके जो अफसर हैं या सबॉर्डिनेट हैं या अहले खाना हैं या और वो दोस्त जिनका ताल्लुक़ सिविल सोसाइटी से, वो कहते हैं कि खूबसूरत इंसान थे और रहम दिल थे और शाखर थे, और उनसे उनके दोस्तों को जब भी कभी किसी को उधार की ज़रूरत पेश आती थी तो वो मेजर अजीज़ भट्टी की तरफ देखता था और वहीं से उसकी ये जो है उधार वाली ज़रूरत ये पूरी होती थी। और मेरे साहब का कमाल ये है कि उन्होंने जो उधार दे दिया वो किसी शख्स से कभी वापस नहीं मांगा। अगर उसने दे दिया तो ठीक है, अगर ना दिया तो उन्होंने कभी उसका तकाजा नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। मैं इसमें एक वो वाक़या शेयर करना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ मेरे ख़ानदान से है। मेरे साहब शहीद मेरे चचा के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों इकट्ठे एक ही ज़माने में फ़ौज में गए, कुछ कोर्सेज़ इकट्ठे किए, कुछ जगह पे इकट्ठी पोस्टिंग जो है वो उन्होंने गुजारी। तो मेरे चचा की पोस्टिंग जो है वो जब कोयटा से पिंडी हुई तो पिंडी में फैमिली अकोमोडेशन उस ज़माने में शॉर्ट थी और काफ़ी अर्सा तक ये शॉर्टेज जो रही। ऑफिसर ज़्यादा होते थे और फैमिली अकोमोडेशन कम होती थी, तो ज़्यादातर को बैचलर अकोमोडेशन जो है वो मिल जाया करती थी। तो मेरे चचा ने इस बात का जिक्र मेरे साहब से किया, तो मेरे साहब ने कहा कि यार मैंने अभी एक नया घर बनाया है पिंडी में, तो बेहतर है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर उधर शिफ्ट हो जाओ। तो मेरे चचा उनके घर में शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के 1 माह के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि अच्छा यार अभी कोई किराया शराया तय कर लें, मुझे पता हो कि महीने के बाद मैंने आपको क्या देना। तो मेरे साहब नाराज़ हुए
उनका ये तुमने क्या फजूल बात की, अब मैं तुमसे किराया लेता अच्छा लगूँगा। तुम्हारी बेगम जो है वो मेरी बहन का दर्जा रखती है, तुम्हारे बच्चे जो हैं मेरे भांजे भतीजे हैं, तो इस सवाल को हमेशा के लिए दिल से निकाल दो कि तुमने कोई किराया देना है। तो मेरे चचा और उनकी फैमिली 2 साल तक उस घर में रहे और 2 साल के अरसे में मेरे साहब शहीद ने 1 रुपया भी उनसे नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ इसार, कुर्बानी और नेक जज्बात की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो मेरे साहब का ये जो रवैया है, ये ज़िंदगी के हर शोबे में ऑलमोस्ट हर शख्स के साथ उन्होंने यही रवैया रवा रखा। तो ये उनकी शख्सियत के वो पहलू हैं जो हमें बताते हैं कि वो कितने बड़े आदमी थे। अच्छा, मैं शराजी साहब अभी थोड़ा सा जज्बाती सा एक सवाल करने लगी। शहादत का मंजर जो है वो फिल्माते हुए आपके क्या जज्बात थे? देखिए जी, शहादत का मंजर जो है वो इस सारे ड्रामे की जान है। और ये ड्रामा जैसे कि आप जानते हैं कि ISPR और पाकिस्तान टेलीविज़न की एक मुश्तरका पेशकश है और इसको असगर नदीम सैयद साहब ने लिखा और हमारी जो टीम है उसके जो डायरेक्टर थे वो सलीम ताहिर साहब थे और ISPR की एक टीम भी थी जो सुपरवाइज़ कर रही थी। तो सब ने कंसंट्रेट कर रखा था शहादत के मंज़र पे, चूँकि ये जान है और ये ही क्लाइमेक्स है। अब इसमें ये था कि मैंने वो महाज जो है वो संभाला हुआ है और बिल्कुल आखिरी लम्हात हैं और दुश्मन का एक टैंक जो है वो मेरे पे ज़ीरो करता है। हम उसको कैप्चर करते हैं कि उसकी बैरल मेरी तरफ सीधी होती है, फिर वो एक शेल फायर करता है। उस शेल को हम स्लो मोशन में दिखाते हैं कि मुझे आके हिट करता है। जब मुझे हिट करता है तो अब मुझे गिरना है और जब मैं गिरता हूँ तो मेरी शर्ट के अंदर यहाँ एक बेल्ट है जिसके अंदर बैलून है जिसमें लिक्विड है, ब्लड हमने बनाया और उसमें फिर करंट है जो दौड़ता है और वो बैलून फटते हैं और मुझे अब गिरना है। तो जब मैं गिरता हूँ तो गिरने के बाद जब मैंने पूछा कि जी अब उठना है, तो उन्होंने कहा अब आप खड़े हो जाएं। तो मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक, बहुत फजूल अंदाज में आप गिरे हैं, आप तो बड़े कॉन्शियस थे। जिसको टैंक का शेल लगे वो इस तरह थोड़ी गिरेगा, शॉट दोबारा होगा। वो जनाब दोबारा वही सारी एक्सरसाइज हुई, उसी तरह फिर मैंने अपना माइंड मेकअप किया, मैं दोबारा गिरा। लेकिन ज़ाहिर है मैं शहीद तो नहीं हुआ था, मैं ज़िंदा था, एहसासात भी थे और कहीं सब कॉन्शियस में ये भी था कि मैं गिरूंगा तो फिर एक मरतबा चोट लगेगी, चोटें लगेंगी, उसमें सर भी फट सकता था, कोई फ्रैक्चर भी हो सकता था, ये सारी चीज़ें जहन में चल रही थी। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की कि मैं नेचुरल उसी अंदाज में गिरूं जैसे गिरना चाहिए। मैं दोबारा गिरा और जब दोबारा उठा तो पता लगा कि शॉट जो है वो अप टू दी मार्क नहीं है, ये एक मरतबा फिर होगा। अब जनाब तीसरी कोशिश की तो मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा कि शराई साहब ऐसे गिरना है जैसे दरख्त कट के गिरता है। तो मुझे समझ में आ गया कि दरख्त कट के कैसे गिरता है। वो हमने फिल्मों में देखा था कि जंगल में जब दरख्त काटे जा रहे होते हैं तो फिर कैसे गिरते हैं। तो आई गॉट द पॉइंट। अब जब मैं तीसरी दफ़ा गिरा तो उसमें बेसाख्तगी ज़्यादा थी। बहरहाल शॉट ओके हो गया और चोटें जो लगनी थी वो तो लगीं, लेकिन दिल को इत्मीनान ये था कि इस शॉट की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैं किसी न किसी हद तक पूरी करने में कामयाब हो गया हूँ। हाँ हाँ। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, ड्रामा ऑन एयर हुआ, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था? देखिए, लोगों का रद्द-ए-अमल बड़ा पॉजिटिव था। ड्रामा रिलीज़ होने के पहले यानी फ़ौरन ही बाद जो था ना, जब ड्रामा रिलीज़ हुआ तो अगले दिन से लोग एक दूसरे से पूछे थे कि रात तुमने मेजर अजीज़ भट्टी शहीद का ड्रामा देखा? तो जिन्होंने देखा था उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ये जिसने मेन किरदार अदा किया ये कौन है? तो लोग एक दूसरे से यही कहते पाए गए कि या तो ये मेरे साहब शहीद का भाई है या फिर उनका बेटा है। तो काफ़ी अर्से तक ये तासुर जो है कायम रहा। फिर ये रिपीट टेलीकास्ट हुआ, फिर भी लोग यही समझते रहे। और इस ड्रामे की एक ब्यूटी या मेरा एजाज़ ये है कि ड्रामा लोगों को इतना पसंद आया कि अब ये 56 मरतबा टेलीकास्ट हो चुका है अब तक। अब भी जब ड्रामे के एंड पे क्रेडिट पे नाम चलता है तो बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको मेरा नाम आज भी याद नहीं। वो जब मुझे मिलते हैं तो मेजर अजीज़ भट्टी शहीद के नाम से ही मुझे पुकारते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े एजाज़ की बात। यही मेरा अगला सवाल था कि लोग आज भी आपको मेजर अजीज़ भट्टी के तौर पर जानते हैं, तो आपको कैसा लगता है? देखिए, आदमी को जब लोग पहचानते हैं या उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, वो किसी भी शोबे से हो, तो उसको अच्छा लगता है।
लेकिन मुझे महसूस ये होता है कि बच्चे हों, जवान हों, ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों, मर्द हों, उन सब के नज़रों में मेरे लिए एक मोहब्बत और एहतराम का जज्बा होता है। उन्होंने मुझे बतौर मेजर अज़ीज़ भट्टी ही कबूल किया है, और इसमें मैं समझता हूँ मेरा कमाल नहीं है, ये शहीद मेजर अज़ीज़ भट्टी के खून का एजाज़ है, उनकी कुर्बानी है जिसको लोग ट्रिब्यूट पे करते हैं और मुझे एहतराम की नज़र से देखते हैं, चूँकि मेरा नाम अब उनके नाम के साथ मंसूब हो चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों का जो प्यार और मोहब्बत का इजहार है, यही सरमाया है बुनियादी तौर पे हमारे लिए। सर मुझे ये बताइए कि शहीद के बेटे जो हैं जावेद इकबाल, उनका तासुरात भरा जुमला आपके लिए कितना मायने रखता है? जी, जावेद इकबाल साहब जो हैं वो मीर साहब शहीद के सबसे छोटे बेटे हैं, और उनसे एक बड़े बेटे हैं, उनका नाम है जुल्फ़िकार, वो कार्डियक सर्जन है। मैं दोनों का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। जब मेरी सिलेक्शन के फाइनल मराहिल थे तो मेजर साहब शहीद की फैमिली भी उसमें थी, उनकी बेगम थी, उनकी बेटी थी, उनके बेटे जुल्फ़िकार भी थे। तो जुल्फ़िकार साहब जो हैं वो इस रोल को प्ले करने के लिए बतौर एक्टर कंसिडर हो रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने और उनकी वालदा ने, आंटी ज़रीना ने ये कहा कि जुल्फ़िकार मेजर साहब शहीद का बेटा ज़रूर है, लेकिन हमारा मशवरा ये है कि ये रोल आप नासिर शिराजी से करवा लें। तो उनका वोट मेरे हक़ में गया, यूँ मेरी सिलेक्शन भी फाइनल हुई। हालांकि और भी बहुत से लोग थे, वो शॉर्ट लिस्ट होते गए। मेजर साहब शहीद के जो छोटे बेटे हैं जावेद इकबाल, जिनका आपने जिक्र किया, तो जावेद इकबाल साहब से एक मौके पर पूछा गया कि आपको ये ड्रामा कैसे लगा, तो उनका जवाब बड़ा कमाल का था। वो कहने लगे, जनाब मैं तो 6 माह का था, मुझे तो यही नहीं मालूम कि मेरे वालिद कितनी अजीम शख्सियत थे और वो क्या थे। तो बाप का कॉन्सेप्ट मेरा जो है वो तो क्लियर हुआ ड्रामा देखने के बाद कि मेरे वालिद इतनी अजीम शख्सियत थे, उनका जंग सितंबर में इतना अहम किरदार है, और फिर लोगों ने बताया विद पैसेज ऑफ टाइम कि वो कितने साहिब किरदार थे, कितने दिलेर थे और कितने अजीम इंसान थे। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ड्रामे की प्रीव्यू में शहीद की बेगम और ख़ानदान आपकी अदाकारी से किस तरह सराहा उन्होंने? देखिए, जब ड्रामा कंप्लीट हो गया तो हम पीटीवी लाहौर सेंटर बैठे हुए थे और इसको प्रीव्यू कर रहे थे। आईएसपीआर के जो सरबराह थे जनरल सलीमुल्लाह, वो भी थे, और मेरे साहब शहीद की बेगम थी, उनके बेटे थे, उनकी बेटी थी, मैं भी था, पीटीवी के डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, हम सब बैठ के उसको प्रीव्यू कर रहे थे। ड्रामा चलना शुरू हुआ, वन गो में हमने उसे देखा, और जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे सबकी आंखों में आंसू थे। ख़ास तौर पे शहादत का सीन देखने के बाद जो मेरे साहब शहीद की बेगम हैं, पहला सवाल उनसे किया गया कि बहन आप बताइए आपको ये ड्रामा कैसा लगा। तो उनका एक फ़िक्रा है जो बड़ा तारीख़ी फ़िक्रा है, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उन्होंने कहा कि नासिर शिराजी ने जो कुछ इसमें परफॉर्म कर दिया है, मेजर साहब शहीद यही कुछ थे। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई तारीफ़ हो नहीं सकती, और मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात थी कि जो हम करना चाह रहे हैं, हमारी टीम जो काविशें कर रही हैं, वो कामयाबी से हमकनार हों, और मेरे साहब शहीद की बेगम का ये फ़िक्रा हमें कामयाबी की वो सनद दे गया। जिसके बाद फिर जब ये ऑन एयर हुआ और मुतअद्दिद मरतबा ऑन एयर हुआ तो आवाम ने इसे बहुत पसंद किया, और हर ज़माने में जब ये टीवी पर चलता है, साल में 2 मरतबा ऑलमोस्ट ये चलता रहा है, कभी 14 अगस्त को, कभी 6 सितंबर को, कभी 12 सितंबर, कभी 23 मार्च, यानी कौमी त्यौहार जो हैं हमारे, उस पर ये दिखाया जाता है। तो जितनी इसकी पजीराई पहली मरतबा चलने पे हुई थी, उतनी ही पजीराई आज है, बल्कि आज शायद उससे ज़्यादा है, क्योंकि एक नई नस्ल जो है, जो बचपन की हदूद से निकल के जवानी की हदूद में पहुंच चुकी है, और वो ज़्यादा बाशऊर है, और वो ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से अपने इस्लाफ के कारनामे देखना चाहती है, और उनके लिए ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। 65 की जंग के बाद अब एक दफ़ा फिर 10 मई को दुश्मन के अज़ाइम आपके सामने आए, इसके हवाले से आपके क्या तासुरात है? और मुझे ये बताइए कि अगर इन्हीं किरदारों में से अगर किसी पे आपको ड्रामा करना पड़ा तो आप करना चाहेंगे? देखिए, 65 के हवाले से एयरफोर्स का जिक्र थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। जी जी। पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान नेवी ने शाना बशाना किरदार अदा किया है, जो बहुत ही दरख्शां किरदार है। तो एयरफोर्स ने भारतीय एयरफोर्स की कमर तोड़ दी। हालांकि हमारे जहाज़ उतने सुपीरियर नहीं थे, लेकिन हमारे पायलट का जज्बा, शौक़ शहादत
और जो स्किल थी और मुल्क की हिफाजत के लिए हर हद से गुजर जाने की जो सोच थी वो गालिब आई और इंडिया की एयरफोर्स को हमने बेबस कर दिया। यही हमें जो एक इम्प्रेशन है वो हमें अभी इस हालिया जंग में नज़र आता है जो 10 मई को लड़ी गई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के अज़ाइम एक मरतबा फिर खाक में मिला दिए। भारत के एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा सुपीरियर थे और उसने उसकी लीडरशिप ने मुतअद्दिद मरतबा ये जिक्र किया था कि फ़लाँ मौके पे हमारे पास राफ़ेल होते तो हम पता नहीं क्या कारनामा अंजाम देते। बहरहाल वो वक्त आया कि राफ़ेल का भी जो है वो इम्तहान हो गया और हमारे जो जोश और जज्बा स्किल्स हैं की जो जी उसका भी इम्तहान हो गया। दुनिया ने देखा कि हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के जांबाज पायलटों ने भारतीय फ़िज़ाइया की किस तरह कमर तोड़ी। और ये इतना बड़ा नुकसान था भारत का कि भारतीय जो सियासी क़यादत है वो उनके एयर चीफ और उनके आर्मी चीफ जो है उनके होश ठिकाने नहीं आए कई रोज़ तक। हमारे जो DGISPR है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने तो फ़ौरन ही बता दिया प्रेस टॉक में, मीडिया टॉक में कि हमने भारत को कितना ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन भारतीय फ़ौजी और सिविल क़यादत जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उनके साथ हमने किया क्या है। और वो राफ़ेल जिस पे उनको बहुत नाज था और वो समझते थे कि पता नहीं क्या आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, हमने उन जहाज़ों के टुकड़े फ़िज़ा में बिखेर दिए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को हालात से कर लिया तो फिर उन्होंने तस्लीम करना शुरू किया, अच्छा जी हमारा तो एक जहाज़ गिरा। फिर कुछ अर्से के बाद जब हमने मज़ीद सबूत मुहैया किया तो उन्होंने कहा अच्छा जी 2 गिरे हैं। फिर वो 3 पर आए, हालांकि हमने 7 जहाज़ गिराए हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को मुतअद्दिद मरतबा दुनिया के सामने पेश किया कि भारतीय फ़िज़ाइया की कमर तोड़ के जिन्होंने रखी है वो पाकिस्तान फ़िज़ाइया है और भारत को अजीम शान शिकस्त हुई है और भारत को ये वेंचर नहीं करना चाहिए था। भारत ने एक फॉल्स ऑपरेशन किया पहलगाम का बहाना बना के। पाकिस्तान में उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। पाकिस्तान ने ये पेशकश की थी कि गैर जानिबदाराना आप कमीशन बनाएं और उसकी तहकीकात करवा लें, हम हर तरह का ताउन करने के लिए हाजिर हैं। लेकिन असल में भारत और भारतीय जो सियासी क़यादत है उसने उसका एक सियासी फ़ायदा उठाना था। वहाँ पे इलेक्शन हो रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि शायद हमें डोमिनेट करके और उसके ज़ोर पे वहाँ पे इलेक्शन जीत जाएंगे। उनके तमाम अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। और मैं समझता हूँ कि अफ़वाज पाकिस्तान का किरदार सिर्फ भारत के साथ जंगों में नहीं है, ज़माने अमन में भी है। और अमन के अंदर भी हम देखते हैं तख़रीबकारियाँ होती रहती हैं। हमारा हमसाया दुश्मन जो है भारत है, सबसे ज़्यादा तख़रीबकारी वहीं से होती है। वो दहशत गर्दों को जो है पैट्रनाइज़ करता है, उनको माली और असले के हिसाब से उनकी जो है वो मुआवनत करता है और तख़रीबकारी के लिए इस्तेमाल करता है। तो अफ़वाज पाकिस्तान का रोल जो है मैनी डायमेंशनल है। एक तरह हम तख़रीबकारों का सल कुचल रहे हैं, सरहदों का दिफा कर रहे हैं, उसके साथ साथ मुल्क के अंदर जब कुदरती आफात आती हैं तो अफ़वाज पाकिस्तान को और बिलखुसूस पाकिस्तान आर्मी को आप उसमें एक्टिव देखते हैं। उसके अफसर व जवान अपने दिन रात का चैन जो है उसको तर्क करके और रेस्क्यू के लिए आपको मैदान अमल में नज़र आते हैं। कभी ज़लज़ला है तो वो वहाँ पहुँचे हुए हैं, कभी सैलाब की तबाहकारियाँ हैं तो वो वहाँ सिविल इंतज़ामिया का हाथ बटा रहे हैं। और जो लोग फंसे हुए हैं इंसान हैं, उनकी इमलाक को तबाही हो चुकी है, उनके जानवर बह गए हैं, तो उनकी कोशिश है कि हर तरह जिस तरह भी वो रेस्क्यू कर सकते हैं या रिहेबिलिटेशन में मदद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा शानदार किरदार है और हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो पाकिस्तान आर्मी के इस किरदार को सराहती है। शोबिस में आने के बाद जो आपको शोहरत मिली वो तजर्बा कैसा रहा? बात यह थी कि आदमी की ये एक फितरी ख्वाहिश है कि वो पहचाना जाए और उसकी एक पहचान बने। तो मैं इस एतबार से खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पहचान एक ऐसी शख्सियत का किरदार है जिसको इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखा जाता है, जिसके लिए एहतराम के जज्बात पाए जाते हैं। तो जब लोग मुझे उस हवाले से देखते हैं और उस हवाले से अपने तासुरात का इजहार करते हैं तो ऑफ़ कोर्स सुन के खुशी होती है और अल्लाह ताला का हम शुक्र भी अदा करते हैं कि हमारी पहचान एक ऐसी शख्सियत बनी है जो नेक नाम है। वरना पहचान तो लोगों की बहुत मुख्तलिफ भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। मैं ख़ास तौर पे अपने शोबिस के जो हमारे बहन भाई हैं जिसकी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ पहचान है, तो वो उनके वो किरदार हैं जो उन्होंने स्क्रीन पे अदा किए हैं, किसी ने फ़िल्म में, किसी ने टीवी में, किसी ने स्टेज पे, तो हर एक की पहचान बड़ी मुख्तलिफ है।
लेकिन मेरी पहचान भी इस एतबार से बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ी पॉजिटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान दुश्मनों में घिरा हुआ है और दुश्मनों की ताकत, इसमें कोई शक नहीं, हमसे ज़्यादा है। लेकिन जैसे कहते हैं कि जंग जो है सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाती, बंदूक की बहुत अहमियत है, लेकिन मैन बिहाइंड द गन मैटर करता है। तो बंदूक के पीछे जो हमारा जवान है, जो हमारा अफसर है, जो हमारा पायलट है, जो हमारा सेलर है, वो जिस जज्बे से माला माल है, वो जान कुर्बान करने का जज्बा है इस वतन की खातिर, इस कौम की खातिर, जज्बा शौक़ शहादत, नो मैच टू दिस। तो ये जो सुपीरियरिटी है, इसके सामने दुश्मन की टैंक, तोपें, जहाज़ और जितना इक्विपमेंट है वो फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यही हमारी असास है, यही हमारे असलाफ के कारनामे हैं, जो हमारी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और सिविल सोसाइटी जो है, मैं समझता हूँ उसका भी ये फ़र्ज़ है कि दिफाए पाकिस्तान को सिर्फ अफवाज पाकिस्तान तक वो उनके ज़िम्मे ना छोड़ दे। हम बीइंग पाकिस्तानी, हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं, हमें अफवाज के साथ खड़ा होना है, हमें अपना किरदार अदा करना है, उनके हाथ मजबूत करने हैं और उनको ये एहसास दिलाना है कि उनकी पुश्त पर एक बागैरत कौम भी खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया नासिर शिराजी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आइए हम सब ये अहद करते हैं, अपनी फ़ौज, अपने मुल्क और अपने शहीदों की कुर्बानियों को हमेशा ज़िंदा रखेंगे। प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।